नमस्कार फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, रेलवे एनटीपीसी का जो फर्स्ट फेज़ का रिज़ल्ट है वो मेरे अनुमान में जारी होने वाला है। इसके ऑब्जेक्शन वगैरह सब कुछ लेने के बाद है वो फाइनल रिज़ल्ट वो मेरे ख्याल में नवंबर लास्ट तक 20-22 नवंबर तक वो रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। हालांकि इसका मेरे पास कोई ऑथेंटिकेट है वो ऑथेंटिकेट कोई डाटा नहीं है, फिर भी जैसा मेरे को अनुमान है वैसे ही अपन बात कर रहे हैं। एनटीपीसी का फर्स्ट फेज़ का जो रिज़ल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक यानी 20-25 नवंबर तक आ जाएगा और उसके बाद इसकी सेकंड फेज़ की जो प्रोसेस है वो शुरू होगी। सेकंड फेज़ में ज़्यादा विद्यार्थी नहीं बैठेंगे, तो ऐसे में मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा रेलवे भर्ती बोर्ड है उसमें नहीं लेगा। दिसंबर के मध्य तक, दिसंबर के सेकंड वीक या दिसंबर के मध्य तक अपन मान सकते हैं रेलवे जो भर्ती बोर्ड है वो एनटीपीसी का सेकंड फेज़ का जो एग्ज़ाम है वो भी कंडक्ट करवा सकता है। और एक ये आगे भी अपन रेलवे ग्रुप डी की भी आगे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक एकदम फैक्ट बताता हूँ। पूरी रेलवे है जो ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ही जो पोस्ट है उनके लिए काफ़ी कमी से जूझ रही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ही जो पोस्टें हैं उनमें काफ़ी कर्मचारियों की संख्या काफ़ी कम है। बहुत पोस्टें खाली है, यानी काफ़ी अधिक संख्या में मान सकते हैं खाली है। जहाँ अभी मेरी ड्यूटी है वहाँ ग्रुप डी के कम से कम 5 एम्प्लॉय का कैडेट है और वहाँ हम 2 ही ड्यूटी कर रहे हैं। जो पड़ोसी स्टेशन है वहीं ये हाल है, वहीं 4-5 का कैडर है, 2 ही है यानी। और इस साइड भी यही हाल है, हमारे आसपास है वो कहीं भी है वो एकदम जो जितना कैडर है 4-5 जितने सूटेबल एकदम नंबर है, उपयुक्त कर्मचारी जितने होने चाहिए उतने कहीं नहीं है। यानी पूरी जो रेलवे है वो अभी किसी एक डिवीज़न की बात नहीं है। मेरे ख्याल में लगभग जहाँ से मेरी बातचीत होती है मेरे साथियों से हर जगह यही है, ग्रुप सी हो चाहे ग्रुप डी सभी एम्प्लॉय की काफ़ी कमी है। तो ऐसे में होना तो यही चाहिए कि रेलवे भर्ती बोर्ड खुद भी शायद ये इसी कोशिश में होगा कि जितनी जल्दी हो सके अपने एग्ज़ाम आयोजित करवाएं। लेकिन फिर भी अगर टाइम लग रहा है तो क्या कारण है इसका तो नहीं पता, लेकिन अपन एक मोटे तौर पे चर्चा करेंगे आगे। और ग्रुप अपन डी की बात कर लेते हैं। अभी ग्रुप पे डी की फ्रेंड्स काफ़ी लंबा समय ले लिया। वर्ष 2019 में नोटिफिकेशन आया था और अब तक एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो भी जारी नहीं हुआ। ये काफ़ी निराशाजनक बात है, लेकिन अब मेरे ख्याल में अब इसकी जो प्रोसेस है ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम की वो भी शुरू होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये फिक्स है कि एनटीपीसी का सेकंड फेज़ है वो होगा, नहीं कि ग्रुप डी का, क्योंकि 3-4 दिनों में एग्ज़ाम सेकंड फेज़ एग्ज़ाम आराम से कंप्लीट हो जाएंगे और एनटीपीसी थोड़ी है वो पहले होना ज़रूरी भी है। इसीलिए जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया, मैं समझ पा रहा हूँ जैसा मेरे को अनुमान है वो सब मैं उसी आधार पे बता रहा हूँ। मेरे पास क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल मैं नहीं मान सकते, कोई ज़्यादा मेरे पास वो नहीं है। बस इतना ही है, मैं रेलवे में ड्यूटी करता हूँ और आप वो तैयारी करते हैं, ज़्यादा कोई इसमें अंतर नहीं है। मेरे को जैसा अनुमान है, मैं जैसा समझ पा रहा हूँ या जैसे मेरी को इधर उधर से कहीं से भी मान लो जानकारी मिलती है उसी के अनुसार ही अपन बात कर रहे हैं। अपन रेलवे ग्रुप डी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम है वो जनवरी के है ना मध्य तक, जनवरी 2022 है कि मध्य तक मेरे ख्याल में शुरू हो जाने चाहिए। सेकंड वीक या जनवरी लास्ट तक मान सकते हो। इससे ज़्यादा यदि समय रेलवे भर्ती बोर्ड फिर भी लेता है तो ये कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में डिले करने वाली बात हो सकती है, क्योंकि इतना समय तो फिर कोई लेने का औचित्य नहीं है। ऐसा कोई सामने कोई बड़ा एग्ज़ाम भी नहीं है, कोई ज़्यादा इतनी कोई इसमें तैयारी करने की कहाँ इतनी वो ज़रूरी है। पहले जो वर्ष 2018 की थी वो भी काफ़ी बड़ी भर्ती थी और इतना समय भी नहीं मिला था, उसमें सब कुछ एकदम डाटा वगैरह सब अच्छे से तैयार करके एग्ज़ाम वगैरह एकदम समय पर सब कुछ हुआ था। तो यदि जनवरी से भी लेट करती है ना भर्ती बोर्ड, तो ये कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करने मतलब उस फील्ड की बात हो सकती है, नज़रअंदाज करने जैसा ये मतलब लग सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि काफ़ी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है रेलवे में, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की। अब अगर अपन ग्रुप डी के एग्ज़ाम की बात करें
तो जैसा कि मैंने आपको बताया जनवरी के मध्य तक एग्ज़ाम है, वो कंप्लीट है, एकदम पूरी प्रोसेस के साथ शुरू हो जाएंगे शेड्यूल वगैरह जारी करके, ऐसा अनुमान है। और इसके बाद जैसा कि हमारी एग्ज़ाम हुई थी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक एग्ज़ाम चले थे हमारे। 17-18 दिसंबर को फाइनल जो शिफ्ट है उसकी एग्ज़ाम थी। उसके बाद दिसंबर पूरा मान लीजिए आप, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में ना हमें कॉल लेटर वगैरह जारी कर दिए थे और अगस्त में ज्वाइनिंग हो गई थी। यानी 7-8 महीनों में पूरा प्रोसेस, रिजल्ट वगैरह, पीईटी यानी फिजिकल टेस्ट है वो भी, मेडिकल वगैरह, पैनल लिस्ट सब जारी करके 7-8 महीनों में हमें वो रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ एकदम पैनलिस्ट फाइनल जारी करके 7-8 महीनों में हमको वो ज्वाइनिंग है वो दे दी थी। तो अगर अपन उसी एक स्पीड के रूप में अगर इस भर्ती को भी देखें कि अगर इतना समय लेने के बाद अगर अपन उसी स्पीड को माने तो 7-8 महीने में, यानी आपको अगस्त सितंबर तक मान सकते हैं, अगर सितंबर तक है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी मेरे को, ऐसा अनुमान है। लेकिन हल्का फुल्का चलो और डिले हो सकता है, कोई बात नहीं, जनवरी की जगह फरवरी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और अब अगर अपन फ्रेंड्स तैयारी की बात करें, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय आपको हो चुका है, आप देख रहे होंगे, एक ये समय नहीं है, एक तरह से ये बोरिंग जैसा टाइम है, क्योंकि बेरोज़गारी का समय काफ़ी थोड़ा मुश्किल भरा समय होता है। बेरोज़गारी का समय कैसे, मतलब उसमें कैसे कैसे ख्याल आते हैं, क्या क्या हाल होता है, ये सबको पता है। मैं भी स्टूडेंट ही हूँ और सब कुछ है वो, मुझे इस तरह की जो भी बातें होती हैं उनका मुझे भी अनुमान है। लेकिन फ्रेंड्स आप तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम भी होंगे, रिजल्ट वगैरह भी आएगा, सब कुछ होगा और अच्छा ही होगा, थोड़ा पॉजिटिविटी भी रखिए। तो अगर अपन एक बार प्रिपरेशन की देख लेते हैं फ्रेंड्स। ग्रुप डी की प्रिपरेशन में जनरल अवेयरनेस, साइंस, रीजनिंग, मैथ, इनमें अगर मैं सबसे अहम मानूँ तो आप मैथ और रीजनिंग है, कोई ज़्यादा, रीजनिंग तो ऐसे ही बेसिक रहती है, रीजनिंग का कोई ज़्यादा कोई वो लेवल नहीं रहता, रीजनिंग ठीक ठाक रहती है। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अमूमन सभी विद्यार्थी अच्छा स्कोर करते हैं। 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं तो 27 क्वेश्चन, 26-27 क्वेश्चन तो काफ़ी विद्यार्थी सही करते हैं और 23-24 क्वेश्चन तक तो बहुत सारे विद्यार्थी पहुँचते हैं। थोड़े से जो और अच्छी पढ़ाई करते हैं वो एडवांस रह लेते हैं, इसमें 29 तक, 28, 29, 30 तक पहुंच जाते हैं आराम से। 1-2 क्वेश्चन होता है नहीं आता, अलग बात है। और मैथ भी कोई ज़्यादा वो नहीं आती, अलग से मैथ नहीं आती, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं जो हल्का सा यदि थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ाई की है तो हो जाता है। बात आती है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस की। साइंस के क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, वो इतने आसान नहीं होते। और कई बार तो क्वेश्चन कुछ शिफ्टों में तो हमारे टाइम में ऐसे आए थे जो अपन मतलब टारगेट वगैरह की तैयारी करते हैं, आईआईटी वगैरह, पीएमटी वगैरह, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन हैं वो आ गए थे फिजिक्स वगैरह से। और न्यूमेरिकल 7-8 के आसपास से न्यूमेरिकल आते हैं। तो न्यूमेरिकल भी है वो आप फिजिक्स के जैसे ऑप्टिक्स से ले लीजिए, या रेडियो एक्टिविटी है जैसे अर्धवायु वगैरह याद करना, वो आ सकता है। मोलर केमिस्ट्री से मोलरता वगैरह ये कुछ आ सकते हैं। अपने ये न्यूमेरिकल है, ये भी 7-8 न्यूमेरिकल आ जाते हैं। और जनरल अवेयरनेस है, इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते। जनरल अवेयरनेस का भी है, वो थोड़ा लेवल ठीक रहता है, इसलिए आप जनरल अवेयरनेस जी एंड जीएस वाला जो पोर्शन है उसे थोड़ी अच्छी सी कोई अच्छी बुक हो उससे पढ़िए। हालांकि मैंने ये सब कुछ बातें आपको पहले बता दी है, फिर भी काफ़ी लंबे समय तक अपन ने इससे के बारे में कोई बात नहीं की। आज फ्री टाइम था तो मैंने सोचा एक वीडियो इस पर बना लेते हैं। और आप लोगों की जो भी राय हो इसके रिगार्डिंग, और नहीं कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। और जो भी आपको इसके बारे में और कोई आपके सजेशन हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में चर्चा कर सकते हैं। और इंस्टा पे भी अपन जुड़ सकते हैं, आप nirala.ramgopal इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ से आप वैसे वहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ भी डायरेक्ट हो मैसेज के थ्रू आप बातचीत कर सकते हैं।
अब अगर फ्रेंड्स मैं मोटे तौर पे बताऊं तो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपको निकालना कुछ ज़्यादा वो यानी उतना कुछ ज़्यादा कोई तूफ़ानी बात नहीं है, कुछ ज़्यादा इतना वो नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करनी होती है। थोड़ा सा एक अच्छे माइंड सेट के साथ अच्छी पुस्तकें पढ़ें, खुद को अनुशासन में रखें। जितनी देर पढ़ना है पर डे का उतनी देर पढ़ें आप। मैं ये कहता हूँ अब आज यदि आप अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं और जब तक एग्ज़ाम आपके शुरू होते हैं यानी एग्ज़ाम शेड्यूल आएगा, एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, तब तक भी यदि आप पढ़ते हैं, 1.5-2 महीने आराम से मान लीजिए पढ़ते हैं, तो आप एक्सट्रीमली खतरनाक वाला स्कोर कर सकते हैं, बहुत तगड़ा स्कोर। करना क्या है, वही बात है, एकदम आपको अनुशासन में रहना है। पर डे कितना पढ़ना है ये और क्या पढ़ना है, वही ख़ास तौर से ये भी बहुत मैटर करता है कि क्या पढ़ें। यानी वही पढ़ना जो एग्ज़ाम में आएगा। अभी ये देखिए क्या बात है, वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में आएगा। अब एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में वही आएगा जो पहले आया था। एग्ज़ाम में वही आएगा जो पहले आया था। इसका मतलब ये है कि जो हमारी एग्ज़ाम हुई थी उस 2018 वाली, वो ALP और NTPC की जो फर्स्ट जो फेज़ था, उन यानी अब तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, आप उनको पढ़िए। उनको पढ़ने से आप रेलवे की जो नब्ज़ है, रेलवे की जो पर्सन शैली है, वो पर्सन कैसे बनाता है, कौन से पर्सन देता है, पर्सन अमूमन कहाँ से देता है, उसकी लैंग्वेज क्या रहती है, उसकी शैली क्या रहती है, वो आप पकड़ लोगे, है ना। बहुत बार डॉक्टर है वो रोग नहीं पकड़ पाता, लेकिन वो अनुमान लगा लेता है अपने उस अनुभव से, जो जब तक कि उसकी ड्यूटी है। मान लो किसी ने 18-20 साल अगर डॉक्टर के रूप में निकाले हैं, तो वो प्रॉपर अगर रोग का नहीं पता हो तो भी अनुमान लगा लेता है और अनुमान से वो लगभग है वो पकड़ लेता है। तो वही आपको प्रीवियस ईयर पेपर है यही हेल्प करते हैं। और प्रीवियस ईयर पेपर हो वो नहीं आते इतने, वो बात नहीं है कि हो आ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वही घूम फिर के वही आते हैं। और आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप भी उसकी हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति का इतिहास पढ़ते हैं तो उसको आप ये छानते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है। तो आप रेलवे की जो अब तक की जो पर्सन शैली है, उसने किस तरह के क्वेश्चन दिए हैं, वो पढ़ोगे तो आपको है वो आराम से इसका नॉलेज हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और फिर से यही कहूँगा फ्रेंड्स कि अब भी आप अच्छी तैयारी करके रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम एकदम अच्छे अंकों के साथ क्रैक कर सकते हैं। इसमें आगे है वो सेम NTPC की तरह ही सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, फिर फाइनल आंसर की, और फिर रिजल्ट वगैरह जारी होगा। फिर PET होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें वो 1 किलोमीटर दौड़ है, 4 मिनट 15 सेकंड वाली, सब कुछ वही है। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल कैटेगरी के अनुसार होगा। यदि आप जैसे कुछ कैटेगरी जैसे ट्रैफिक यानी पॉइंट्समैन वगैरह यदि इनमें है तो आपको 6/6 है, वो A2 कैटेगरी में आपको मेडिकल होना चाहिए। बाकी के लिए बिलो है, A2 फिर B2 वगैरह डाउन है, चलता है। लेकिन सबसे जो 6/6 या जैसे A2 कैटेगरी के लिए पोस्ट है तो ट्रैफिक में जो ऑपरेटिंग की या ट्रैफिक की कह दो, पॉइंट्समैन की है, जो असिस्टेंट पॉइंट्समैन के नाम से आई होगी या केवल पॉइंट्समैन होगा, उसके लिए A2 की मेडिकल कैटेगरी आवश्यकता होती है, बाकी सब में चलता है। और पोस्ट आपको वैसे ही मिलेगी जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरी है। मान लो आपने सबसे पहले SNT भरा है, आपके नंबर बेशक अच्छे हो, कोई मैटर नहीं करता, आपको सबसे पहले वही पोस्ट मिलेगी जो आपने पहले आप पोस्ट प्रेफरेंस में भरा है। और इसके लिए सब उन बातों का ख्याल रखा जाएगा जो उस पोस्ट के लिए आवश्यक हो। मान लो आपने असिस्टेंट पॉइंट्समैन भरा है, आपके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपका मेडिकल जो क्राइटेरिया है आप वो डिजर्व नहीं करते, आपके A2 है, वो 6/6 नहीं है आपकी आंखें, मान लो 6/12 है, 24 जो भी हो, 18 हो, तो उस कंडीशन में आपको पॉइंट्समैन नहीं मिलेगी। फिर उससे नीचे वाला देखा जाएगा कि आपने 2 नंबर पे कौन सी चॉइस भरी है। ऐसे है वो पोस्टों का आपका डिवाइडेशन, इस प्रकार आपको पोस्टें मिलेगी। और जितने आपके नंबर अच्छे होंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा हर तरह से। मान लो आपको कोई, जैसे मान लो आपने होम जोन भरा है, और होम जोन में अगर आपको होम डिवीज़न मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो भी आपके नंबरों पे डिपेंड करेगी। मान लो आपने RRC जयपुर भरी है, जयपुर भरा है, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अपने अजमेर में से आप मान लो अजमेर से हो और आपके नंबर अच्छे हैं, ठीक ठाक नंबर है, तो आपको अजमेर डिवीज़न मिल जाएगा। नंबर
क्योंकि जो मेरिट है ना, यानी हर मेरिट वाला रूल लागू होता है। ऐसा तो है नहीं कि जो अजमेर डिवीज़न के हैं उनको अच्छे नंबर होते हुए बाहर भेज दें और आपके नंबर कम है या तो उनसे डाउन नंबर है तो आपको होम डिवीज़न दे दिए हैं। सबसे पहले जिसके अच्छे नंबर है उसको होम डिवीज़न में रखा जाएगा, फिर उसको तो कहीं अलग दूसरे डिवीज़न में भेज सकते हैं। इस प्रकार से रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन, मैंने कोशिश की है आपसे थोड़ी बहुत एक वर्चुअल रूप में जुड़ने की। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई क्वेश्चन, शंका या जो भी आपके पर्सन है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं वहाँ भी आपके कमेंट वगैरह देखता हूँ और आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आगे अपन किस पे वीडियो बनाएं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें। एक ये भी मेजर समस्या रहती है कि टॉपिक नहीं मिलता, किस पे बनाएं कि कौन सा टॉपिक लें। तो आप वो भी ये बताते रहिए कि क्या क्या अपन किस बारे में आप चर्चा करें। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।